नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया यहाँ पर रोहित और अनिका के कमरे में स्वाति मल्होत्रा के बारे में पूछने के लिए आता है। अनिका और रोहित दोनों ही बड़े ही स्मार्टली अब स्वाति मल्होत्रा के यहाँ ना होने का कारण अब वो करण गुलेरिया को अच्छी तरह से समझा देते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं हो। लेकिन वहाँ पर ब्रेकफास्ट की 3 प्लेट्स को देखकर अब करण गुलेरिया का शक और बढ़ जाता है। लेकिन अब वो यहाँ पर इस तीसरी प्लेट को इंस्पेक्टर अब्बास की बता देते हैं। अब करण गुलेरिया भी कमरे से चले जाते हैं। अब रोहित और अनिका एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज दोनों ही बड़े ही इमोशनल थे। अब रोहित अपने उन्हीं पलों को बताता है कि जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो तब वो समय कैसा था। मैं उस समय मैं बिल्कुल ही टूट गया था और मैं अब समझ सकता हूँ कि सच में पापा की अब क्या ही हालत होगी। इतना कहने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है, पता है अनिका, हमारी भी एक अपनी लव स्टोरी है और हमारी लव स्टोरी अपने बच्चों की वजह से है। ये बात तो मैंने तुमने बता ही दिया था, लेकिन एक बात और है, क्योंकि हमारे बच्चों की वजह से ही उस समय पर तुम्हारी याददाश्त वापस आई थी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी होती है। आज उसे अपने बच्चों पर बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था उन सब बातों को सोचकर। अपने आप को ही संभालने के बाद अब अनिका अब रोहित से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए मिस्टर मारवा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो दोनों ही अब अपने बाथरूम से होकर नीचे बेसमेंट में से बने लैब में चले जाते हैं। तो अब वो दोनों ही देखते हैं कि स्वाति मल्होत्रा और रैनी दोनों ही अब किसी काम में एक साथ ही लगे हुए थे। तभी अब रोहित की नज़र अपने ही कलोन पर जाती है, क्योंकि अब जैसे ही रोहित अब अपने क्लोन को देखता है तो सच में वो उसे देखकर बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि ये सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई क्लोन ना होकर सच में ही रोहित मारवा हो। अनिका भी जब उस क्लोन को देखती है तब अनिका देखती है कि एनी ने उसका दिया हुआ काम सच में ही पूरा कर दिया था। अनिका एनी से कहती है कि क्या ये क्लोन अब पूरी तरह से तैयार है एनी। अनिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है, मैडम थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। एनी की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या वो ब्लड रिपोर्ट आ गई है जो मैंने तुम्हें दी थी। अनिका की ये बात सुनकर अब जॉन कहता है, मैम इट्स ऑलमोस्ट डन। ये कहते हुए ही अब जॉन सभी से कहता है कि सिस्टम पर अपलोड कर दिया है मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिए। जॉन की बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा, रोहित मारवा और अनिका ये तीनों ही अब उस सिस्टम पर देखने के लिए लग जाते हैं। तीनों ही उस सिस्टम पर उस रिपोर्ट को देखते हैं तो और उसे साथ के साथ अब पढ़ने के बाद अब तीनों ही बस फटी हुई आंखों से कभी उस रिपोर्ट को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को। अनिका अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ क्या आप जानती हैं कि इस ड्रग के बारे में। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सिल्वर ड्रग है जिसकी इन्वेंशन किसने किया है ये कोई भी नहीं जानता है। इस ड्रग को सिल्वर कलर के नाम से जाना जाता है। इस ड्रग के साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन जो इस ड्रग को झेल जाता है या उसकी बॉडी इसे अडॉप्ट कर लेती है तो उस बॉडी में किसी और ड्रग का कोई भी असर नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इन लोगों को टॉर्चर कर सहने की कैपेसिटी भी नॉर्मल लोगों से 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है जिसके ब्लड में ये ड्रग होता है। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि शायद यही वजह है कि उन्होंने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है, क्योंकि हमने उसके ऊपर चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों ना किया हो, शायद इसी ड्रग की वजह से ही वो हमारे हर एक टॉर्चर को आज तक सहती गई। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अब वो अपना मुंह खोलेगी भी नहीं, चाहे मैं उसे कितना भी टॉर्चर क्यों ना करूं। अगर ऐसी ही बात है तो वो जो भी टॉर्चर मैं उसके ऊपर करने वाली हूं तो उसके बाद भी वो उसे बड़ी अच्छी ही तरह से उसे सहन कर लेगी। हमें उससे सच निकलवाने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता अब ढूंढना होगा। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा अपने ख्यालों में थी कि जिस वक्त ये सिल्वर ड्रग के बारे में उसने सुना था तो उस वक्त किंग भी इस तरह का एक ड्रग बना रहे थे
और उस समय स्वाति मल्होत्रा भी V16 पावर ड्रग को बनाने के लास्ट स्टेज पर थी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किंग जिस ड्रग को बनाने में लगे हुए थे जिसे उन्होंने गोल्डन ड्रग, जिस समय पर किंग ने उसे गोल्डन ड्रग का नाम दिया था जिसे आम भाषा में अमृत कहा जा रहा था, क्या किंग ने उस ड्रग को बना लिया होगा? क्या वो सक्सेसफुल हुए होंगे उस ड्रग को बनाने में? अगर वो उस समय सक्सेसफुल हुए होंगे तो उन्होंने उस ड्रग को कहाँ रखा होगा? क्योंकि अब तक तो मैं भी समझ गई हूँ कि आखिर हमारे दुश्मन V16 पावर ड्रग ये आखिर क्या बनाने वाले हैं और उन्हें वो किस लिए चाहिए। स्वाति अभी भी अपने ख्यालों में ही थी, तभी उसके दिमाग में अब एक बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे तरह से मैंने V16 पावर ड्रग को छुपाने के लिए उसे अनिका के अंदर डाल दिया था, तो क्या ये हो सकता है कि किंग ने भी उस ड्रग को रोहित के अंदर ही छुपा दिया हो। एकदम से ही स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में एकदम से ही ये बात आई। अब स्वाति एक एक करके अब रोहित की सारी ही क्वालिटी को अब नोटिस करने लग जाती है। स्वाति को इस तरह से गहरी सोच में इतना सोचता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है माँ, आप क्या सोच रही हैं? क्या कुछ ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहती हैं जिसे हमें भी पता होना चाहिए? रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। क्योंकि जब तक स्वाति मल्होत्रा खुद श्योर नहीं हो जाती कि ये सब सच है या नहीं, तब तक वो रोहित या अनिका के सामने कोई भी ऐसी बात ना तो उठाना चाहती थी और ना ही उन्हें अपना शक बताना चाहती थी। यानिका अब कहती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि उस सिल्वर ड्रग को सर जी ने ही बनाया हो? क्योंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड वो सर जी है तो हो सकता है ये ड्रग उन्होंने ही बनाया हो। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकती हो? स्वाति के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि उनका जो सर जी पर भरोसा है माँ, उसे देखकर ही मुझे ये लग रहा है कि ये ड्रग उसी ने ही जरूर बनाया होगा। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि उस वक्त तो साइंस की दुनिया में इस तरह से सोचने वाले बहुत ही कम लोग थे। उस समय पर हमें इतने सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते थे। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे एक बार फिर से उससे मिलने के लिए जाना होगा। मैं इस बार तो उससे जरूर मिलूंगी। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो एक बात याद रखना कि वो जितनी भी कोशिश करे तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो औरत सच में ही बहुत ही चालाक है। औरत अच्छे लोगों को अपनी बातों में बहलाने में बहुत ही फेमस है। वो अपना काम अच्छी तरह से निकलवाना चाहती है, सामने वाले को उस चीज का आभास भी नहीं होता। तुम नहीं जानती हो कि वो कितनी ही ज्यादा मैनिपुलेटिव औरत है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित अपने हाथ को अब स्वाति के कंधे पर रखता है और अब वो स्वाति से कहता है कि अब आप अपने गिल्ड से बाहर आ जाइए माँ, नाना जी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि उन्हें मुझसे शिकायत भले ही ना हो रोहित, लेकिन हाँ, वो पहले की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि भले ही वो मुझसे नफरत ना करे, लेकिन हाँ, वो जो भरोसा मेरे पे पहले करते थे वो नहीं कर पाएंगे। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है, अब ये तो आपके और उनके बीच की बात है, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अब स्वाति रोहित से कहती है, उनके पास भी बड़ी रानी थी, इसलिए उनके जरिए उन्होंने तुम तक सच पहुंचाया है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसके जरिए मैं अनिका तक सच पहुंचा सकती थी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अब तो मैं आपके सामने हूं ना माँ, तो अब आप मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? अगर रोहित हर एक सच जानता है तो मैं क्यों सच नहीं जानती? चलो मानती हूँ कि पहले आपके पास कोई जरिया नहीं था मुझ तक सच पहुँचाने का, लेकिन अब तो आपको जरिए की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैं खुद ही आपके सामने हूँ। तो अब आप मुझे पहेलियाँ क्यों बताते रहते हैं? आप मुझे सच ही बताइए ना। अनिका की ये इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, बस थोड़ा सा इंतजार और करो अनिका, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि रोहित के नाना ने तो उसे ऐसे ही सारा ही सच बता दिया था, एक आप ही हैं जो मुझे सच ही नहीं बता रही। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि उन्होंने बड़ी रानी के जरिए सारा सच रोहित को बता दिया, लेकिन मैं ही इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे ही हर चीज के सच के लिए जानने के लिए पहेलियों को सोल्व करना पड़ रहा है। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका कह तो बिल्कुल सही ही रही थी, क्योंकि अनिका को हर चीज को
जानने के लिए कुछ ना कुछ पहेलियों को सोल्व करना ही पड़ रहा था। और अब वो अनिका से कहती है, क्योंकि मेरे बच्चा तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम हर चीज को बड़ी ही आसानी से सुलझा सकती हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। और हाँ, जब तुम उस पहेली के जरिए जवाब तक जब तुम पहुंचती हो तो सच में मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, मुझे बड़ा ही तुम्हारे ऊपर प्राउड फील होता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि रोहित के नाना ने तो उसे ऐसे ही सब कुछ सच बता दिया था, एक आप ही हैं कि जो मुझे सच ही नहीं बता रही, हालांकि उनके बताने का जरिया चाहे कोई भी क्यों ना हो। अनिका की ये बात सुनकर तो अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अनिका से कहती है कि नहीं अनिका, ये तुमसे किसने कह दिया कि रोहित के नाना ने उसे आसानी से ही सब सच सच बता दिया होगा। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर तो अब खुद रोहित भी हैरान था कि आखिर स्वाति मल्होत्रा अब क्या कह रही है, और वो उसे हैरानी से देखता है आखिर उसे कैसे पता चला कि सच को जानने के लिए रोहित ने कितनी ही मेहनत की थी, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि रोहित को सब सच खुद ब खुद उसके नाना के द्वारा ही बता दिया गया था, चाहे उसका जरिया बड़ी रानी ही क्यों ना थी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बात सिर्फ रोहित जानता था कि उसने सच को जानने के लिए कितने ही कड़ियों को पार किया था। रोहित को इस तरह से हैरानी में देखकर अब स्वाति मल्होत्रा उसकी हैरानी को समझ जाती है और अब वो रोहित से कहती है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, कुछ सच तो मैं भी जानती ही हूँ। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है कि क्या मुझ पर भरोसा ना करने की वजह मेरा चेहरा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि अनिका की याददाश्त आने के बाद आपने मेरी परीक्षा भी ली थी। रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो 12 साल पहले ही अपनी बेटी को तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं छोड़ती। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर तो अब अनिका और रोहित दोनों ही अब फटी हुई आंखों से बस स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहे थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने ऐसी बात कह दी थी जिससे अब दोनों को ही काफी ही हैरानी हो रही थी। रोहित अब स्वाति मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करके कहता है कि माँ प्लीज मुझे उस रात का सच बताइए कि आखिर क्या हुआ था, मुझे क्यों कुछ भी उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रोहित की इस रिक्वेस्ट पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अभी नहीं, पहले तुम दोनों मिलकर आयशा के इतने सालों पुराने डर को खत्म करो, उस डर की वजह को खत्म करो, तब उसके बाद ही अगर तुम दोनों ने ये कर दिया तो मैं खुद उस रात का सच तुम दोनों को बता दूंगी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर तो अब अनिका और रोहित दोनों ने ही अब अपना एक हाथ अपने सिर पर मारते हुए ही दोनों अब एक साथ ही कहते हैं कि आप तो बिल्कुल नाना जी की ही तरह बात कर रही हो। रोहित और अनिका दोनों का ही सेम रिएक्शन देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एकदम से एक स्माइल आ जाती है। लेकिन अब जब रोहित ने अनिका के मुंह से अपने नाना जी का जिक्र सुना तो अब वो हैरानी से अब अनिका से ही पूछता है कि तुम मेरे नाना के बारे में अनिका कैसे जानती हो कि नाना जी ऐसे करते थे। मैं तो उन्हें बस उनके लिखे हुए खत को पढ़कर ही उनके बारे में ये सब जानता हूँ, मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। अगर मैं उनसे नहीं मिला हूँ तो मुझे याद भी, और अगर मैं उनसे मिला भी हूँ तो वो बातें मुझे याद नहीं है। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका एक पल के लिए तो खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब वो इसका क्या जवाब दे। वो अब अपनी एकदम से ही आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसने कितनी ही बड़ी गलती कर दी थी ये बात कहकर। अब अनिका अपनी आंखों को अब खोलती है, इससे पहले रोहित को उसके ऊपर शक हो। अब वो अपनी आंखों को खोलकर अब अपनी माँ की तरफ देखती है कि वो अब अनिका को इस सिचुएशन से अब केवल वो ही बाहर निकाल सकती है। आज अनिका को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अनिका अपनी माँ से शायद रिक्वेस्ट कर रही थी, जैसे अलेक्जेंडर अनिका से करता था जब वो रोहित से के हाथों पकड़ा जाता था। अनिका को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है कि मैंने बताया था अनिका को ये सब, वैसे तुम्हारे नाना सच में बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। ये कहते हुए ही अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, तो वहीं रोहित और अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने बड़ी इजली ही अब रोहित के डाउट को वहीं पर ही खत्म कर दिया था। स्वाति अब दोनों को ही अब अपने गले से लगाती है और फिर वो दोनों को ही वहां से बाय बोलकर वहां से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि रोहित और अनिका दोनों ही अब उसके साथ ही आ रहे थे, उसके पीछे पीछे।
वो अपने पीछे हुए आता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि गाड़ी को विजिबल करो। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर रोहित अब अपनी पॉकेट से उस गाड़ी की की को निकालता है और फिर वो एक बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वो उस गाड़ी को अब वो गाड़ी विजिबल हो जाती है। रोहित अब स्वाति को वो गाड़ी की दे देता है। स्वाति भी अब जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो उस गाड़ी को इनविजिबल कार में कर बदल देती है और फिर वो अपनी गुफा के लिए पहले से बाहर निकल जाती है। यानिका अब रोहित से कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें कॉलेज के लिए निकलना चाहिए, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अनिका अब जल्दी से लैब में जाती है और अब वो एनी से कहती है कि आर्या मूर्ति वाला वो सिलिकॉन फेस मास्क कहाँ पर है। अनिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है कि मैम मैं अभी देती हूँ। ये कहते हुए ही अब एनी लैब के दूसरी तरफ जाती है और अब वो वहीं पर ही रखा हुआ वे दोनों ही मास्क उठाकर अब अनिका को दे देती है। अनिका अब उस मास्क को लेकर अब उनमें से एक मास्क को पहन लेती है और अब वो एनी से कहती है कि ये दूसरा तुम अपने पास रख लो इमरजेंसी के लिए। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि मैडम मैंने ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। ये कहते हुए ही अब एनी अब वॉइस चेंजर डिवाइस को उठाती है और उसे भी अनिका को दे देती है। अनिका भी अब उस डिवाइस को ऐसे फिक्स करती है कि किसी को कुछ भी समझ में ना आए कि ये एक रियल वॉइस है या नहीं। अनिका बैनी से कहती है कि अब तुम अपना काम करो और हाँ वो अनिका गुलेरिया वाला मास्क पहन लेना। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है ओके मैडम। एनी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब अनिका बाहर आ जाती है और अब वो रोहित से कहती है कि चलिए मिस्टर मारवा। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब फिर वो दोनों ही अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद रोहित अब गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा भी गाड़ी को ड्राइव करते हुए ये सोच रही थी कि पता नहीं इस बार किंग स्वाति को कैसे ही सबक सिखाएंगे। स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि अनिका की याददाश्त लेकर स्वाति ने सच में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। वो डिसीजन उसका सही नहीं था। इससे पहले पास्ट में भी किंग ने स्वाति को उसकी गलतियों का एहसास बड़ी ही अच्छी तरीके से करवाया था। चाहे वो करण को छोड़कर उसे गौतम गुलेरिया से शादी करने का डिसीजन ही क्यों ना हो या फिर अपनी 1.5 साल की बच्ची को उस लालची इंसान के पास छोड़ने की बात हो। स्वाति के दिमाग में अभी भी यही सब ख्याल थे कि पता नहीं इस बार किंग क्या करेंगे। स्वाति मल्होत्रा अपने ही ख्यालों में ही थी कि उसे एहसास भी नहीं होता कि कब वो अपनी गुफा के पास आ जाती है और अब वो अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क करने लगती है। वो अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर अब सामने पत्थर पर बैठे हुए उस गरुड़ पर जाती है जो कि स्वाति मल्होत्रा के लिए बूढ़े किंग का ही एक मैसेज लेकर पहले से ही वहां पर मौजूद था। स्वाति मल्होत्रा जब उस गरुड़ की आंखों में देखती है तो वो अब स्वाति मल्होत्रा को कह रहा था कि आप जो सालों पहले जिस एंटीडोट को बनाना बंद कर दिया था उसे बनाने में जल्द से जल्द लग जाओ। उस गरुड़ की ये बात सुनकर अब स्वाति उसे कहती है कि क्या वो लोग अब उस वायरस को स्प्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं क्या। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब वो गरुड़ हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। स्वाति मल्होत्रा उस गरुड़ से कहती है कि ठीक है तुम अपना काम करो। ये कहते हुए ही अब स्वाति अपनी गुफा में चली जाती है और अब वो देखती है कि बूढ़े बाबा उसे ही देख रहे थे। स्वाति अब उसे कहती है क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो आज। स्वाति मल्होत्रा के इस सवाल पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैडम आप काफी वक्त के बाद अपनी फैमिली से मिली है। ये देखकर सच में मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति कुछ नहीं कहती और अब वो अब बूढ़े बाबा से कहती है कि मुझे एक किताब ढूंढनी है, चलो मेरी हेल्प करो उसको ढूंढने में। स्वाति की यह बात सुनकर अब बूढ़े बाबा भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो स्वाति मल्होत्रा के साथ उस किताब को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक शीला एक बार फिर से बिना किसी की नजर में आए हुए उस जंगल में पहुंच जाती हैं जहां पर वो एक बार पहले और गई थी। अब वो उन झाड़ियों में जाने के बाद शीला अब उस घर के अंदर चली जाती है और शीला को अंदर आते हुए देखकर अब एक आदमी कहता है आओ शीला, काफी वक्त लगा दिया तुमने यहाँ पर फिर से आने में। उस आदमी की बात को सुनकर अब शीला कहती है कि आपका मैसेज मुझे कल रात को ही मिला था और आज मैं देखो आ गई। ये कहते हुए ही अब शीला कहती है कि बताइए क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ पर। स्वाति की बात का जवाब देते हुए वो आदमी उससे कहता है कि पहले तुम बताओ कि क्या विलेज मिशन की तैयारी शुरू हो गई है। उस आदमी की बात को सुनकर अब शीला कहती है हाँ उसकी तैयारी शुरू हो गई है और अब हम कॉलेज मिशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस एक बार दुश्मन के पास हमारे किसी भी वार का जवाब, लेकिन हाँ प्रे करना चाहिए कि इस बार दुश्मन के पास हमारे किसी भी वार का कोई भी जवाब नहीं होना चाहिए और आई थिंक होगा भी नहीं।
ये कहते हुए ही अब शीला हंसने लगती है। शीला का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अब वो आदमी कहता है कि अगर कॉलेज मिशन हमारे हिसाब से हो गया ना तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई भी नहीं होगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी सर जी ने कहा है कि हमें विलेज मिशन में कोई भी गलती नहीं करनी है। तुम जानती हो ना कि हम विलेज मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बस एक यही वो रास्ता है जिससे राजमहल की रानी साहिबा को हम झुकाने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर वो झुक गई तो हम उन्हें बंदी बना लेंगे और उसके बाद ही हमने किंग से सौदा करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो आदमी कहता है कि जो काम दमयंती नहीं कर पाई अब उस काम को हम करेंगे। रानी साहिबा के बदले ये नया किंग हमें हमारे 2 लोगों को देगा। और उस आदमी की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि ऐसा जरूर होगा, वो 2 लोग बहुत ही जल्द अब हमारे ही पास होंगे, क्योंकि अब उनकी कैद से छूटने वाले हैं। शीला की इस बात को सुनकर अभी वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि तभी दोनों के ही कानों में अब एक और आवाज आई कि जब तक काम ना हो जाए तब तक उस काम का जश्न नहीं मनाना चाहिए और इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। उस शख्स की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, आज तो आप मुझे बता ही दो कि मेरे किए हुए काम में आपको कमी क्यों दिखाई देती है। मैं चाहे कोई भी बात क्यों ना कह लूं, तुम्हें हर उस चीज के लिए उसमें कमी ही नजर आती है। और हाँ, दूसरा ये कि आखिर ये सर जी हैं कौन। शीला के इस सवाल पर अब वो आदमी कहता है कि ये तो हमें भी नहीं पता है कि सर जी कौन है, क्योंकि हमने उन्हें आज तक नहीं देखा है। उस आदमी की बात को सुनकर अब शीला कहती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर जिसे आप दोनों ने भी नहीं देखा है, आखिर आप कैसे उस पर इतना भरोसा कर सकते हो कि उसकी हर एक कमांड को आप लोग करते रहते हो। और क्या गारंटी है कि उनका ये प्लान सही है। शीला की बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि सर जी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना, वरना इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है कि क्या हो सकता है।